देखिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब जनरली हम ये समझते हैं परक्यूजिट का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट, लेकिन ये कैश बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन मनी में फिक्स्ड नहीं होता है कि 2,000 रुपए पर मंथ या 5,000 रुपए पर मंथ। जैसे ये बोल दिया जाए कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हम कर देंगे तो कैश में पेमेंट करेंगे, लेकिन कितना है वो अभी फिक्स नहीं है, तो वो परक्यूजिट में आता है फैसिलिटी में। वैसे जनरली नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, कार दे दी यूज करने के लिए। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। जैसे अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परक्यूजिट्स। तो कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है या उसके फैमिली मेंबर को दे रहा है। फैमिली मेंबर का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, इवन सर्वेंट्स, या कोई और डिपेंडेंट है, ब्रदर सिस्टर है, उन सबको भी अगर कोई फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। आप वरना पता है क्या लोग करना शुरू कर देंगे, वो कार कहेंगे कंपनी से कि आप ये मत कहो कि मुझे दे रहे हो, ये कहो कि मेरे फैमिली मेंबर को दे। तो फैमिली मेंबर को देने पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। उन्होंने कहा ये दिखाओ मेरे सर्वेंट को दे रहे हो, ये नहीं जी वो भी टैक्सेबल। तो भाई एम्प्लॉयर आपके फैमिली मेंबर या सर्वेंट को क्यों देगा, तो सैलरी तो है वो। अब परक्यूजिट और सैलरी में क्या परक्यूजिट और अलाउंसेस में क्या फर्क है। अलाउंसेस होता है मनी में फिक्स्ड। HRA हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 4,000 रुपए पर मंथ, तो पता है 4,000 है, तो 4,000 में से कितना टैक्सेबल करना है, कितना एग्जेम्प्ट करना है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन परक्यूजिट में क्या, रहने के लिए घर दे दिया, वो क्या है, कितनी वैल्यू है। तो हमें परक्यूजिट में परक्यूजिट कितना टैक्सेबल है इसकी वैल्यूएशन करना सीखना पड़ेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मान लिया एक इंसान को घर दिया गया, ये घर दिया गया और इसकी वैल्यूएशन निकाली 50,000 रुपए पर मंथ। अब हम पहले HRA भी पूरा टैक्सेबल तो होता नहीं है, तो हम पहले HRA निकालते हैं, फिर उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट करते हैं, इस हिसाब से घर की वैल्यूएशन करी, फिर कुछ एग्जम्पशन देना चाहिए। तो ये डबल काम हो जाएगा, पहले तो घर की वैल्यूएशन करेंगे, फिर उसमें से कुछ एग्जम्पशन देंगे। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम घर की एक्चुअल वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू नहीं करेंगे, हम वो वैल्यूएशन करेंगे जो टैक्सेबल है। तो जो भी हम परक्यूजिट के केस में कोई सी भी परक्यूजिट हो उसकी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगी, एज्यूमिंग कि ये परक्यूजिट फ्री में मिली है एम्प्लॉय को। मान लिया घर है, घर फ्री में दे दिया और हमारे घर की वैल्यूएशन आई 50,000 रुपए पर मंथ, तो एम्प्लॉय के लिए 50,000 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को 20,000 रुपए पर मंथ देता है इस घर के। तो एम्प्लॉयर ने क्या करा, जब एम्प्लॉय को जॉब पर रखा उससे कहा भैया हम आपको घर भी दे देंगे, घर हम या तो आपको देंगे 20-30 हजार वाला, या एक घर बढ़िया है वो 50,000 वाला दे देंगे, लेकिन वो 50,000 वाले में आपको 20,000 हमें वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट आपको 30,000 रुपए के पर मंथ के मकान देने की। तो एम्प्लॉय ने कहा मैं 20,000 आपको दे दूंगा, आप मुझे 50,000 वाला घर दे दो। तो एम्प्लॉय को 50,000 का फायदा नहीं हो रहा है, उसको 30,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि 20,000 तो वो वापस दे। तो हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे ये एज्यूम करते हुए करेंगे, एज्यूमिंग कि ये फ्री में मिली है एम्प्लॉय को। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सा भी पैसा देता है तो वो अमाउंट हम परक्यूजिट की वैल्यूएशन में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ये परक्यूजिट फ्री में दे रहे हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अगर जेब से वापसी एम्प्लॉयर को कुछ दे रहा है तो फिर उसका उतना बेनिफिट तो कम हो गया ना जितना पैसा दे दिया उसने। ये बात हर परक्यूजिट पे अप्लाई होगी। परक्यूजिट है 20-25, उन सबको हम देखेंगे, तो उन हर 20-25 में ये बात अप्लाई हो जाएगी। इसलिए मैंने किसी पर्टिकुलर परक्यूजिट को पढ़ाने से पहले ये बोला है कि वैल्यूएशन माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर दिस फैसिलिटी।
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो भी पैसा देगा वो माइनस कर देंगे परक्विजिट की वैल्यूएशन में से, क्योंकि परक्विजिट की वैल्यूएशन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि फ्री में मिली। इसमें कोई डाउट है? हम परक्विजिट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली, ऐसी परक्विजिट जो सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, एम्प्लॉय कोई भी हो सबके लिए। दूसरी टाइप की परक्विजिट जो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है वो अभी हम देख लेंगे। तीसरा, जो टैक्स फ्री परक्विजिट है जो टैक्सेबल है ही नहीं, किसी के लिए भी टैक्सेबल। पहला टॉपिक, परक्विजिट्स जो टैक्सेबल है हर एक टाइप के एम्प्लॉयज के। इसमें हम लोगों को केवल 17 परक्विजिट पढ़नी है। ये इसमें नंबर 1 है रेंट फ्री हाउस। तो शुरुआत हम उससे करते हैं कि फ्री में रहने के लिए घर मिल जाए तो क्या होगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, घर फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। फर्निश्ड का मतलब कि घर में आपको वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी ये सब भी मिला है, और अनफर्निश्ड का मतलब ये सब चीजें नहीं मिली। तो हमारी क्या टेक्निक है, हम पहले वैल्यूएशन सीखेंगे अनफर्निश्ड की, और अगर फर्निश्ड है तो इसमें हम फर्नीचर के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे। भाई अनफर्निश्ड में फर्नीचर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो फर्निश्ड आ जाएगा, तो अनफर्निश्ड और फर्नीचर की वैल्यू ऐड करके फर्निश्ड आएगा। तो फर्निश्ड के अंदर अनफर्निश्ड तो है ही, तो हम पहले क्या सीख रहे हैं, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन, बाद में हम उसमें फर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन ऐड कर देंगे। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया या उसके फैमिली मेंबर को दिया है और उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है, ये मानते हुए हम वैल्यूएशन करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसमें हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस सब कुछ आ जाएगा, फर्निश्ड अनफर्निश्ड हर टाइप के आ जाएंगे। फ्री में दिया है, कंसेशनल रेंट मतलब कुछ पैसा वापस लिया है, वो भी सब हम देख लेंगे। ठीक है। अब ये जो घर है हाउस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रहेगा और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रहेगा। और अभी हम कौन सा देख रहे हैं, अनफर्निश्ड हाउस। तो अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैल्यूएशन कैसे होगी, नॉन गवर्नमेंट के लिए कैसे वैल्यू। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल में जो भी लिखा उस हिसाब से वैल्यूएशन होती है। वैसे जनरली एक इन्होंने लाइसेंस फी बता रखी होती है, जैसे 5,000 पर मंथ बता रखी है, तो वो वैल्यूएशन। तो यहां पर लिखा है कि अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो वैल्यूएशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से करेंगे, जैसे कि लाइसेंस फी वगैरह है, अगर वो है तो वो अमाउंट ले लेंगे, वही टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी। मैंने कहा जो भी वैल्यूएशन होगी इसमें ऐड में क्या करेंगे, फर्निश्ड है तो फर्नीचर के लिए वैल्यूएशन ऐड हो जाएगी। अब अगर इसमें ये वैल्यूएशन जो भी आएगी करने के बाद अनफर्निश्ड हाउस की आएगी, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, फर्नीचर अगर मिला है। अब जो फर्नीचर मिला है वो एम्प्लॉयर का अपना भी हो सकता है और एम्प्लॉयर किराए का लेकर भी दे सकता है। अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो हम फर्नीचर की लाइफ 10 साल माने तो हर साल 10% का डेप्रिसिएशन जो आपका बेनिफिट हो रहा है, तो हम इसमें 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ले लेंगे इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो जितने भी फर्नीचर आपको मिला होगा एज एम्प्लॉय
उसकी कॉस्ट का 10% पर एनम के हिसाब से हम ले लेंगे। और एंड मान लिया कुछ फर्नीचर उसका अपना कुछ किराए का है, या पूरा का पूरा अपना, या पूरा का पूरा किराए का है, इसीलिए एंड और लिखा है। हायर चार्जेस इफ टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर किराए का फर्नीचर लेकर आपको दिया है तो जितना किराया है वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा वैल्यूएशन में। तो यहाँ लिखा है कि लाइसेंस फी प्लस, अगर फर्निश्ड है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर वो अपना है एम्प्लॉयर का या गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का, और एक्चुअल रेंट अगर वो किराए पर लिया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर को जो घर मिलेगा वो फ्री है। कैबिनेट मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट में, जो कैबिनेट गवर्नमेंट जैसे कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे ही गवर्नमेंट में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, वो बिना कैबिनेट में पास कराए नहीं होते। और वो कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को घर, और घर सभी को मिलता है, सारे एमपी एमएलए को घर मिलता है, तो उनको जो भी घर मिला है वो सब फ्री है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को फ्री है, पार्लियामेंट के ऑफिशियल को फ्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी फ्री है, और सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी भी फ्री है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही है, ज्यादातर यहाँ पर पॉलिटिशियन की बात हो रही है, तो उनको सारे ये घर फ्री हो जाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या मतलब है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम कर रहा है तो वो भी सब हो जाएगा। लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब हमारी गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इनको बेसिक सैलरी मिलती है 73,000। इन्हें रेंट फ्री हाउस मिला है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उसका रेंट है 6,000 रुपये। फर्नीचर भी मिला है, कुछ एसी वगैरह मिला है, तो हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना। तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 73,000 इंटू 12, रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल लेता हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी ही आ जाएगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तो वैल्यूएशन हो जाएगी 6,000 पर मंथ, तो 72,000। इन्हें फर्नीचर भी मिला है ना, और फर्नीचर की कॉस्ट है 1 लाख और WDV है 65,000। तो हमें क्या लेना है? 10% ऑफ कॉस्ट 10,000। एम्प्लॉयर ने उसे एक एसी दिया अप्रैल एंड मई में, और वो किराए का लेकर दिया 1,000 रुपए पर मंथ, तो रेंट ऑफ एसी भी इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 2 महीने के लिए मिला है तो 2 महीने का रेंट, तो वैल्यूएशन आ जाएगी 84,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो इन्हें मिला नहीं है, तो इनके लिए ग्रॉस सैलरी आ जाएगी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आ जाएगी 9,10,000। ग्रोस टोटल इनकम, क्योंकि 5 हेड में कोई और इनकम भी नहीं है, कोई डिडक्शन भी नहीं है,
तो यही इनकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। वैसे उसे ऐसा लिखा जाता है लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 9,10,000। तो कुछ बताया नहीं है तो सेक्शन 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकाल है ना। तो 0 to 3 लाख नील, 3 लाख to 6 लाख 5%, 15,000, 6 लाख to 9 लाख 3,000, 9 lakh to 9,10,000, 1,500 टोटल कितना आया टोटल 46,500 प्लस कितना टोटल, ये इनकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या हो, तो अब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल्स तो है नहीं हमारे लिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, पूरे इंडिया में कहीं पर भी रह रहा है, घर छोटा है बड़ा है, मतलब बहुत ही मुश्किल है वैल्यूएशन करना घर। तो इन्होंने ये सोचा कि घर की वैल्यूएशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि जिस इंसान को घर मिला है उसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि अगर एक चपरासी को एक मैनेजर को घर मिलेगा तो थोड़ा अलग लोकेलिटी में अलग लेवल का अलग अच्छा और या बुरा बना हुआ मिलेगा, तो जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा है उसे उतना अच्छा घर मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात फैक्टर होता है प्लेस, कहाँ कौन से शहर में आप रहते हैं जहां पर आपको घर मिला है। देखिए जनरली क्या होता है, किराया वहां का ज्यादा होता है जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आपके एरिया की तो किराया ज्यादा होगा, पॉपुलेशन नहीं है तो बहुत ही कम होगा। हो सकता है आप मुंबई में रह रहे हैं, एक छोटा सा कमरा है और 15-20 हजार रुपए महीने का रेंट है, और एक गांव में रहते हैं तो पूरा महल जैसा घर है, 500 गज का मकान, 5,000 रुपए किराया, 10,000। तो क्योंकि वहां डिमांड ही नहीं है उस चीज की, कोई किराए पे लेता ही नहीं है। किराए पर देगा कोई, उसका खाली है तो वो कहेगा मेरे को तो फ्री के आ रहे हैं। तो प्लेस और सैलरी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेस इसलिए क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कैसी है। तो इन्होंने कहा कि अगर प्लेस में पॉपुलेशन की बात है तो पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन है मोर देन 25 लाख, 2011 में तो हुई नहीं, 2011 में हुई थी शायद, 21 में नहीं हुई है ना, लेकिन ये 2001 के सेंसस के हिसाब से अगर 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 15% सैलरी का हम वैल्यूएशन मान लेंगे घर का। तो यहाँ दो बातें आ गई, पॉपुलेशन भी आ गई, सैलरी भी आ गया। तो ये बोला कि सोचा गया कि एक इंसान मुंबई दिल्ली में रहता है, वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसको जो घर मिलेगा उसकी सैलरी का लगभग 15% मिलेगा। अगर 1 लाख महीना की सैलरी तो घर कम से कम 15,000 रुपए महीना तो घर का किराया हो गई ना इतना। तो ये सोचा गया। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है और अगर पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन
10 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये 25 लाख के बराबर है या उससे कम है, क्योंकि 25 लाख से ज्यादा वाला केस तो पहले पॉइंट में आ गया। तो या तो 25 लाख एग्जैक्ट है या 25 लाख से कम है, लेकिन 10 लाख को छू नहीं रही, 10 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 10% ले लेंगे सैलरी का, और रेस्ट ऑफ द केस व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 10 लाख, तो वहां पर 7.5% ऑफ सैलरी लिया जाए। अब यहां सैलरी का मीनिंग स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है, यहां सैलरी का मीनिंग कुछ अलग है। तो हमने सैलरी का मीनिंग अलग पढ़ा था अंडर सेक्शन 16 सेकंड, जब डिडक्शन दे रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस, वहां लिखा था 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। एक तो वहां अलग मीनिंग था सैलरी का। उसके बाद हमने सैलरी जगह जगह पर ली, एचआरए में भी हमने सैलरी ली, स्टैंडर्ड सैलरी का हमने नाम दिया। हमने प्रोविडेंट फंड के लिए भी सैलरी ली, वो भी हमारी स्टैंडर्ड सैलरी थी। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है, वहां सैलरी, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग कुछ अलग है, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि ये हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से रहेगा। या तो अब क्वेश्चन में बताया जाएगा कि क्या पॉपुलेशन है, नहीं बताया, कुछ एरिया कुछ भी नहीं बताया, तो 15% ले सकते हैं हम। हमें बता ही नहीं रखा तो हम क्या करें। ये कब है? जब एम्प्लॉयर का अपना मकान है। ठीक है, तो अगर अपना मकान है एम्प्लॉयर का तो ये हिसाब हो गया। अगर अपना मकान नहीं है और एम्प्लॉयर ने किराए का मकान ले रखा है, फिर तो हमें पता है ना एम्प्लॉयर कितना किराया दे रहा है, हमें तो कोई टेंशन नहीं। तो अगर हाउस वाज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है ना, तो क्या हो जानी चाहिए वैल्यूएशन? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। लेकिन यहां एक पंगा है। क्या? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है, ये तो हम वो कर रहे हैं जो टैक्सेबल है। मान लिया दो एम्प्लॉई हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को एक घर दिया और इसके बराबर में एक और घर है, मिस्टर वाई को दिया। दोनों घर बिल्कुल एक जैसे। ये एम्प्लॉयर का अपना है और ये रेंट पर लिया हुआ है। इसमें वैल्यूएशन आई 15% ऑफ सैलरी। मान लिया सैलरी है 1 लाख, 15% 15,000 रुपए पर मंथ मान लिया आ गया। ये किराए पर लिया हुआ है कंपनी ने 30,000 रुपए, तो यहां क्या आएगा? 30,000। मिस्टर भाई कहेंगे ये क्यों भाई? मिस्टर भाई कहेंगे मुझे तो भैया अपना वाला घर दे दो, घर एक सा है, मैं 30,000 पे टैक्स दूं, वो 15 पे टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने घर की रेंटल वैल्यू थोड़ी ना निकाली है। अगर बनना होता तो हम क्या कहते हैं? फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस विल बी टैक्सेबल एज ए परक्विजिट। तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी भाई के साथ। तो क्या बोला? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। 15% तो मैक्सिमम है ना, इससे ज्यादा तो कभी भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है। विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो वाली वैल्यू हाउस की वैल्यू मानी जाए। अब मैं बार बार कहूं, ये हमेशा ये एज्यूम करते हुए कि ये घर फ्री में मिला एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कुछ भी एम्प्लॉयर को वापस दे रहा है, लास्ट में माइनस हो जाए। अब दो बात हो गई, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसमें भी फर्निश्ड हाउस होगा तो इसमें भी फर्निश्ड हाउस होगा। तो अगर अपना है तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, किराए का तो रेंटल।
वहां पर कुछ नहीं है, किराए में नहीं है कि किराया और 10% विचर इज लेस, नहीं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि जो किराया है, यहाँ तो सैलरी है, सैलरी तो हमें पता है, फर्नीचर की कॉस्ट हमें कैसे पता होगी अगर हमने किराए पर लिया है किसी से, तो वहां नहीं है पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं ये सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। कंप्यूट परक्यूजिट मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, बेसिक सैलरी 50,000 है और एम्प्लॉय ने उसे रहने के लिए घर दिया है और पॉपुलेशन है 2 लाख, तो क्या होगा, इसकी सैलरी हो गई 6 लाख, तो 2 लाख पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो क्या है 7.5%, तो फर्स्ट केस में 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा, कितना हो गया 45,000। ठीक है, सेकंड केस, मिस्टर एक्स को पॉपुलेशन 10 लाख है एग्जैक्टली, तो 10 लाख में भी 7.5% है, तो सेकंड में भी 45,000 ही आएगा, है ना। थर्ड केस, पॉपुलेशन 22 लाख है, 22 लाख है तो 10 और 25 के बीच में तो 10%, तो 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, 32 लाख पॉपुलेशन है लेकिन एकोमोडेशन इसे केवल 3 महीने के लिए मिला है, तो 3 महीने के लिए मिला है तो 3 महीने की सैलरी लेंगे, है ना, अब 15% लेंगे क्योंकि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा, कितना है 22,500। तो क्लियर हुआ कि कैसे वैल्यूएशन होगी घर की, लेकिन यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब है, मैंने कहा था यहाँ सैलरी का मतलब थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ सैलरी का क्या मतलब है ये भी हमें समझना जरूरी है। तो सैलरी रेंट फ्री हाउस के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या है, तो यहां पर आप ये मानकर चलो जितना भी कैश में मिल रहा है सब कुछ टैक्सेबल है, बस डीए स्पेशल होना चाहिए, बाकी सब कैश में मिल रहा है टैक्सेबल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या इंक्लूड है, डीए बेसिक सैलरी, डीए स्पेशल वाला, बोनस, कमीशन, कमीशन चाहे जो मर्जी हो, कैश में, फिक्स में, परसेंटेज में, कोई भी हो, क्योंकि ये सारी कैश, क्योंकि सारी कैश है तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस भी ऐड हो जाएगा यहाँ, जितनी भी अलाउंसेस हैं टैक्सेबल, और कोई मॉनेटरी पेमेंट है वो भी आ जाएगा, बस डज नॉट नेचर ऑफ परक्यूसिट, परक्यूसिट नहीं होनी चाहिए, जैसे लीव एनकैशमेंट हम पढ़ेंगे वो परक्यूसिट नहीं होता लीव एनकैशमेंट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, या लिखा मॉनेटरी पेमेंट विच डू नॉट हैव नेचर ऑफ परक्यूसिट सच एज लीव एनकैशमेंट, तो लीव एनकैशमेंट कैश में मिल रहा है तो वो भी सैलरी में जुड़ जाएगा, है ना, लेकिन जो परक्यूसिट हम पढ़ रहे हैं वो नहीं हो, तो क्या नहीं आए, पीएफ, क्यों, क्योंकि पीएफ मिलता ही नहीं एम्प्लॉय को कैश में, वो तो अकाउंट में जमा हो जाता है, परक्यूजिट। ठीक है, एरियर, क्यों, क्योंकि एरियर और सैलरी पिछले सालों की है तो वो क्यों आएगा, एडवांस सैलरी क्योंकि वो अगले साल की है, वो भी नहीं आएगा, है ना, एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ अलॉटमेंट और शेयर डिवेंचर और वारंट क्योंकि ये कैश में नहीं मिल रहा है, इन शॉर्ट कैश बेनिफिट्स इंक्लूडिंग टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएगा, बट डीए स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, मिस्टर ए है एक्स लिमिटेड में वर्किंग में है और इनको रेंट फ्री हाउस मिला है दिल्ली में, 15%, बेसिक सैलरी 10,000, डीए 40%, अब डीए स्पेशल तो है नहीं, तो सैलरी में क्यों लिया आएगा 10,000 इंटू 12 इंटू 15%, क्योंकि दिल्ली में 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है ना,
कंसेशनल एकोमोडेशन मतलब कुछ एम्प्लॉई पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर को इस घर के बदले में, तो मैंने कहा वो लास्ट में माइनस हो जाएगा, लास्ट में बिल्कुल सारा वैल्यूएशन करो, फिर जब टैक्सेबल करने लगोगे रेंट फ्री हाउस की ये वैल्यूएशन फर्नीचर वगैरह सब ऐड करके तब लेस कर देना, ठीक है। इसके बाद अगर होटल में आपको रुकवाया है कहीं, तो होटल के खर्चे तो ज्यादा होते हैं, अमाउंट ज्यादा होती है, तो अगर होटल में रुकवाया गया है तो 15% की जगह 24% हो, ठीक है। तो रेंटल पे है ना भाई, अगर होटल है तो होटल एम्प्लॉयर का अपना तो है नहीं, किराए का है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच इज लेस, तो यहाँ क्या है 24% ऑफ सैलरी और रेंट विच इज लेस, ठीक है। देखिए एकोमोडेशन इन नेचर और सर्विस अपार्टमेंट मोटल्स गेस्ट हाउस सभी इसमें आ जाएगा। सैलरी शेल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द एकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, however nothing shall be taxable if the accommodation is provided for 15 days or less on transfer of employee from one place to another। जैसे एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ और हमने उससे कहा कि दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हो गया, उसने अब दिल्ली से मुंबई जा रहा है, अब वहां पर 15 दिन तक के लिए सेटल होने के लिए उसको होटल वगैरह में हमने रुकवा दिया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर का केस है, 15 दिन तक का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। फर्नीचर में हम बात कर चुके हैं, 10% ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा अगर अपना सैलरी ड्यू बेसिस पर लेंगे, मिली या नहीं मिली, 12 महीने की लेंगे, एरियर नहीं लेंगे, एडवांस सैलरी नहीं लेंगे, और सैलरी में क्या लेंगे क्या नहीं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके फैमिली मेंबर को बेनिफिट मिला है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर को घर दिया है तो भी टैक्सेबल। अब आपको ऐसी जगह भेज दिया जहां दूर दूर तक इंसान ही नहीं है, बैकवर्ड एरिया है, जंगल में भेज दिया, वहां तो उन्हें घर देना चाहिए ना, तो वहां क्या टैक्सेबल होना चाहिए घर, तो मजबूरी है उन्हें देना। तो इसलिए एकोमोडेशन एम्प्लॉय को अगर मिला है, माइनिंग साइट है, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट है, डैम साइट है, पावर जनरेशन साइट है, रिमोट एरिया है, वहां टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड वहां की पॉपुलेशन 20,000 से कम है और टाउन 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर नहीं है। रिमोट एरिया का मतलब है कि पॉपुलेशन 20,000 से कम होनी चाहिए और शहर से 40 किलोमीटर दूर। दो घर मिल गए तो दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर का केस है तो 90 दिन तक दो जगह जो होगा तो उन दोनों में से एक ही घर टैक्सेबल होगा, 90 दिन के बाद दोनों घर टैक्सेबल। कौन सा घर लेना है वो आपकी इच्छा है। 90 दिन 3 महीना, जैसे दिल्ली से आपका मुंबई में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ दिल्ली से मुंबई, अब वो ये तो है नहीं पहले दिन अपनी पूरी फैमिली को उठा के ले जाएगा, वो यहाँ से अपनी फैमिली को यहीं छोड़ कर गया और वहां चला गया, वहां 2-3 महीना तो सेट होने में चाहिए उसे, तो दोनों जगह घर चाहिए, तो एक घर टैक्सेबल होगा, उसके बाद दोनों, ठीक है। अच्छा आप दो जगह जॉब करते हैं, अब ये एक गलत है पॉइंट। मान लिया आप ए और बी दो जगह काम करते हैं, आपको यहां से एक घर मिला है, तो कायदे से यहां से घर मिला तो इसी की तो सैलरी ऐड होनी चाहिए, तो लिखा दोनों की सैलरी ऐड हो। तो if employee is employed with more than one employer, then while calculating salary for the purpose of rent free accommodation, सैलरी सभी एम्प्लॉयर की जुड़ जाए, ये सही नहीं है कायदे से, लेकिन है। एग्जाम्पल नंबर 8, मिस्टर बी को 2 लाख रुपए मिले बेसिक सैलरी के, 2,000 कमीशन, और गाजियाबाद में इन्हें घर मिला है और फेयर रेंटल वैल्यू 1500 है, एम्प्लॉयर ने 300 रुपए पर मंथ इसके काट लिए हैं, अब हमें बताना है कि भैया क्या होना चाहिए। अब गाजियाबाद की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा भैया, बहुत बड़े मेट्रो सिटी हैं तो 25 लाख से ज्यादा नहीं, तो आप कह सकते हो नोट डाल के, ऐसे एग्जाम में बताया जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी है।
ये तो जयपुर वगैरह ये तो बहुत बड़े हैं, अब गाजियाबाद भी बहुत बड़ा है, लेकिन कितनी है पॉपुलेशन ये तो हम एग्जैक्टली तो नहीं पता लगा सकते। तो नोट डाल के एज्यूम कर सकते हैं कि भैया 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% सैलरी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेना है, घर मिला है और बेसिक सैलरी क्या है, 2 लाख, है ना। अब ये 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं लिखा, यहाँ लिखा पर मंथ, तो ये 2 लाख पूरी मान लेते, कमीशन भी आ जाएगा 2000, है ना। फेयर रेंटल वैल्यू से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो सैलरी कितनी हो गई, 2 लाख, इसका 10% ले लें। 2001 का सेंसस है, तो 2001 में तो 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी नहीं, तो ये हो गया 20,200। अब ये है कि वैल्यूएशन है घर की, अगर ये फ्री में मिला हो, लेकिन एम्प्लॉयर 300 रुपए पर मंथ काट रहा है इसके, माइनस 3600 रुपए, तो कितना आया, 16,000, ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आता है। चलिए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। मिस्टर सी हैं और ये काम कर रहे हैं डी लिमिटेड में 1 फरवरी 2017 से, इनका पे स्केल दिया हुआ है हमें। इन्होंने ई लिमिटेड को भी ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2019 से, और इनका भी पे स्केल दिया हुआ है। डी लिमिटेड ने इन्हें रेंट फ्री हाउस दिया है 1 जुलाई से, सैलरी के अलावा डीए भी इन्हें मिलता है, चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है 3 बच्चों के लिए। हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, एज्यूमिंग डी लिमिटेड इज पेइंग 6,000 पर मंथ एज ए रेंट ऑफ द हाउस। तो डी लिमिटेड का किराए का मकान है। तो टैक्सेबल सैलरी निकालना है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी पहले मैं डी लिमिटेड की निकालूं अगर, तो 1 फरवरी 2017 से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो शॉर्टकट क्या है, 1 फरवरी 17 से काम कर रहे हैं, और हमारे जो अभी हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24 है, तो इसमें 1 फेब 2024 आएगा। ज्वाइनिंग डेट थी 1 फेब 2019, तो 5 years completed on 1 फेब 24। ठीक है, जो ग्रेड है वो ग्रेड ये कह रहा है 8,500 एंड 14,000। तो इनका 5 साल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 2,500 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनकी सैलरी है वो बढ़कर, और एक मिनट, एक गलती हो गई मेरे से, मुझे यहाँ 17 लेना था, 1 फेब 17, तो इनको हो गए 7 साल। सही समय पर चेक कर लिया, नहीं तो अभी हो जाता काम। तो इनके 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल पूरे होने का मतलब इनका जो इंक्रीमेंट है 500 रुपए करके 7 साल में 3,500 रुपए हो गया होगा, है ना। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, लंबा काम होता है वो। अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट समझ में नहीं आता है कि इस दिन जो इनकी सैलरी थी वो 8,000 की थी, फिर इनकी सैलरी इस दिन हो गई 8,500, फिर हो गई 9,000, फिर हो गई 9,500, 10,000, 10,500, इस दिन हो गई सैलरी। यहां से लेके यहाँ तक 1 फेब 23 से 24 तक 11,000,
और 1 Feb 24 से 1 Feb 25 तक 11,500। तो ये दो काम के हमारे, इनकी जो सैलरी है हमारे ईयर में 1 Feb तक की आएगी 11 महीने की सैलरी 11,000, और 10 महीने की सैलरी, आज गलती बहुत हो रही है, 7 मार्च 2 महीने की सैलरी 11,500। तो ये हमारी आ गई बेसिक सैलरी। तो टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 1,10,000, ये हो गया 23,000, टोटल 1,33,000। ठीक है, पहले मैं डी लिमिटेड की इनकम लिख रहा हूँ सारी की सारी। डी लिमिटेड से इनको रेंट फ्री हाउस मिला 1 जुलाई से, और यहाँ पर इनको क्या क्या और मिल रहा है डी लिमिटेड से, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अब ई लिमिटेड। तो 1 अगस्त 2019 को इन्होंने ज्वाइन किया है, पे स्केल बता रखा है ई लिमिटेड। 1 अगस्त 2019 is joining date। तो 1 अगस्त 2023 आएगा मेरे प्रीवियस ईयर में। 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, और 4 इयर्स में मेरी जो सैलरी है 200 रुपए के हिसाब से 800 रुपए बढ़ जाएगी। तो मेरी सैलरी 3,800 रुपए मिल रही होगी मुझे 1 अगस्त से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक, और 1 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त जुलाई तक लेना है, 4 महीने। तो 4 महीने 8 महीने बढ़कर 800 रुपए बढ़कर हो गई है। तो इनकी सैलरी 3,800 हो गई है, 200 रुपए बढ़ रही है, तो पहले 3,600 रही हो। तो ये देख लेते हैं कितना हो गया, 3600 इंटू 4 14,400, 3,800 इंटू 8 30,400। तो ये हो गया 44,800, और ये हो गया 1,33,000। ये है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 जनवरी 24 तक, और ये 1 फेब 24 से 31 मार्च 24 तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद रेंट फ्री हाउस मिला इन्हें डी लिमिटेड में, और 300 रुपए पर मंथ इन्हें मिला सी लिमिटेड में डीए। तो डीए हो जाएगा 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3,600। इसमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरे साल भर के लिए यही मिल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है डी लिमिटेड में, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये चिल्ड्रन अलाउंस है। चिल्ड्रन अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फर्क होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है। चिल्ड्रन अलाउंस में कुछ एग्जाम्पशन नहीं है। तो 400 रुपए पर मंथ मिलता है इसको 3 बच्चों के लिए 12 महीने। तो ये अमाउंट आ जाएगी 14,400, फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट में
वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब ये रेंट फ्री हाउस इसे पूरे साल के लिए नहीं मिला, पूरे साल के लिए मिलता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। तो अब ये पूरे साल के लिए नहीं मिला है, तो ये मिला है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक 8 महीने के लिए मिला है। इस 8 महीने की सैलरी निकालते हैं। बेसिक सैलरी 8 महीने के लिए शुरू के, तो इनको 11,000 रुपये बाद के 8 महीने, सॉरी बाद के 8 महीने हैं, तो 6 महीने 11,000 और 2 महीने 11,500। ठीक है, तो इसको 1 जुलाई से मिला है, तो टोटल आज मुझे लग रहा है कि इतनी ज्यादा गलतियां हो रही हैं। अप्रैल मई जून, तो इसका मतलब 3 महीने निकल गए, तो 9 महीने हुए होंगे ना। बार बार मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा। आज 7 महीना, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। और इसे मिलता है चिल्ड्रन अलाउंस 400 रुपए 3 बच्चों के लिए 9 महीने का, क्योंकि हम 9 महीने की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10,800 रुपए। और कुछ है क्या? और कुछ भी मिलता है इसको? अब याद रखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मोर देन वन एम्प्लॉयर। If employee is employed with more than one employer, then while calculating salary for the purpose of RFA, salary received from all employee received by employee from all employer shall be taken together। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ना केवल सैलरी लेनी है किसकी, डी लिमिटेड की, बल्कि ई लिमिटेड की भी सैलरी लेनी पड़ेगी। तो हमें सैलरी लेनी पड़ेगी ई लिमिटेड की भी। नौ महीने के लिए, 1 महीने के लिए 3600 रुपये, 8 महीने के लिए 3800 रुपये। ये तो है 30,400, ये है 3600। 3600 और 30,400 हो गया 34,000। ठीक है, अब हमें डीए लेना होता है, लेकिन डीए याद करिए, जब हम रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन करते हैं और जो सैलरी लेते हैं वहां पर डीए स्पेशल होता है, तभी लेते हैं। स्पेशल मतलब एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी लेना, डीए लेना है, लेकिन अगर वो बेसिक सैलरी का पार्ट है, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, सॉरी, इसलिए मैंने ये सारी अलाउंसेस जो होता है, चिल्ड्रन अलाउंस, वो तो ले लिया, लेकिन डीए तभी लेंगे जब वो स्पेशल डीए होगा, इसलिए डीए हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस में, तो घर की वैल्यूएशन करते हैं, क्या आ गई? 1,10,800, 34,000, 1,44,800 रुपए। क्योंकि ये मकान किराए का है, तो हम लोग लेते हैं 15% ऑफ सैलरी, 21,720 रुपए। और रेंट रेंट है 6,000 रुपए पर मंथ।
जो भी कम हो विच एवर इज लेस, तो 21,720 हम लोगों ने ले लिया रेंट फ्री हाउस की वैल्यू 21,720। टोटल करते हैं, ₹2,17,520 हमारी ग्रोस सैलरी आ गई। लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 50,000। तो 1,67,520 इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल था ये, जहां पर आपको अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का कैलकुलेशन करना था। इसमें लिखा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो मैं क्या करता हूं, पहले हर एक सिचुएशन में टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लेता हूं, बाद में लास्ट में एक साथ सब हर एक केस में टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लें। मिस्टर ए की बात करते हैं। बेसिक पे 25,000 पर मंथ है, तो कितना हो गया 25,000 इंटू 12, 3 लाख। एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है, तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर लेते। ये है मिस्टर ए और 10 लाख की पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली 10 लाख। तो 10 लाख जहां एग्जैक्टली होती है वहां पर क्या था, फर्स्ट केस क्या था, मोर देन 25 लाख। फर्स्ट केस क्या था, मोर देन 25 लाख 15%। सेकेंड केस क्या था, मोर देन 10 लाख। लेस देन तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि मोर देन यहाँ है 10%। तो मोर देन 10 लाख थोड़ी ना है, तो 7.5% लिया जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी। तो 3 लाख का 7.5% कितना हो गया, 22,500 माइनस 500 रुपए पर मंथ इनसे रिकवर कर लिया गया, तो 6,000 रिकवर कर दिया इनसे, तो कितना टैक्सेबल हो गया, 16,500 इनके लिए टैक्सेबल हो गया। अब टोटल इनकी ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी आ गई। पहले ग्रॉस सैलरी, इनकी ग्रॉस सैलरी आ गई 3,16,500 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, टैक्सेबल इनकम आ गई इनकी कितनी, 2,66,500। टैक्स हम बाद में निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी की। सैलरी उनकी भी 25,000 पर मंथ है, 3 लाख। यहां पर भी घर एम्प्लॉयर का अपना है, बस पॉपुलेशन 25 लाख है। 25 लाख का मतलब 10% निकालना पड़ेगा, तो 10% हो जाएगा 30,000। यहाँ पर भी 500 रुपए पर मंथ करते हैं, तो 30,000 में से 6,000 लेस होके कितना हो जाएगा 24,000, है ना। कैसे आया ये, कैसे आया ये 30,000, 10% माइनस 6,000 सैलरी से कट हो गया, तो 24,000 आ गया। तो इनकी सैलरी हो गई 3,24,000 और 50,000 की ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो कितना रह गया 2,74,000। बात समझ में आती है।
मिस्टर सी, इनकी सैलरी भी 25,000 पर मंथ है। ये घर भी एम्प्लॉयर का अपना है। पॉपुलेशन 35 लाख है, तो 25 लाख से ज्यादा तो 15% लेंगे। तो 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000। 45,000 में से 6,000 माइनस हो जाएंगे, 39,000। 3,39,000, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, 2,89,000। मिस्टर डी, मिस्टर डी सैलरी इनकी भी 25,000 है। किराए का मकान लिया है, तो किराए के मकान के लिए 15% 45,000, या किराया किराया 4,000 रुपये पर मंथ, मतलब 48,000। जो भी कम हो, तो इन दोनों में से कम क्या है? 45,000, और उसमें से 6,000 कट गया, तो वापस से 45,000 में से 6,000 लेस करके वही 39,000 आ जाएगा, और यही आंसर आ जाएगा। 3,39,000 माइनस 50,000, दैट इज 2,89,000। तो ये हमारा हर एक का आ गया मिस्टर ए बी सी डी का। अब ये बेसिक इनकम और हमने निकाल लिया। देखिए बच्चों, इसके ऊपर हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और हम टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और आपको पता ही है कि ये सब हमारी एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आता है। अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC जो डिफॉल्ट है, और अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें टैक्स निकालना पड़ेगा, तो हम बेवकूफ़ तो है नहीं। और अगर वैसे हम आउटसाइड द BAC जाएंगे तो भी हमें रिबेट मिल जाएगा अप टू 5,87,A में। तो दोनों ही सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी हमेशा यहाँ पर नील होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 10, मिस्टर डी को एक घर मिला है, वैल्यूएशन अनफर्निश्ड हाउस की 24,000 है। वो फर्नीचर यूज कर रहा है जो एम्प्लॉयर का है। तो अगर फर्नीचर यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट का 10% फर्निश्ड हाउस के लिए ले लेते हैं। ये है अनफर्निश्ड हाउस, प्लस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड वैल्यू। तो कॉस्ट होती है अपनी, अपना एम्प्लॉयर का होता है तो उसका 10% ले लेते हैं। और दो AC रेंटल वैल्यू विच इज 1,000 पर मंथ, ये नहीं लिखा पर मंथ पर AC, तो दोनों AC की रेंटल वैल्यू 1,000 है। तो जो रेंटल वैल्यू होती है फर्नीचर की उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन हो गई 24,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, 56,000। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड हैं ABC लिमिटेड में, इनको सैलरी मिलती है 30,000 पर मंथ, DA 10,000 per month. Employer has provided him a rent-free accommodation at a place with population of 4 lakh, which is owned by the employer himself. The employee has transferred to some other place having population of 13 lakh with effect from 1st November of the previous year. An employer has provided him accommodation at the new place also, and for which rent paid by employer is 2,000 per month. हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की। तो मिस्टर एक्स हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकी बेसिक सैलरी कितनी है। $30,000 पर मंथ, 3,60,000। DA फुल्ली टैक्सेबल 10,000 इंटू 12, 1,20,000। अब इन्हें रेंट फ्री हाउस मिला है, तो रेंट फ्री हाउस पॉपुलेशन है 4 लाख। अब 4 लाख की पॉपुलेशन है तो 10 लाख से कम है तो 7.5% लिया जाएगा।
तो सैलरी का लिया जाएगा। डीए के बारे में स्पेशल डीए है या नहीं, ऐसा कुछ हमें कहीं बताया नहीं गया है ना, तो केवल बेसिक सैलरी का लिया जाएगा। तो निकालते हैं 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ 1,60,000 कितना आ गया? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक एक महीने की दोनों निकाल लेते हैं, दोनों हाउस की, फिर मैं बताता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। रेंट फ्री हाउस जो ओल्ड प्लेस है, ओल्ड प्लेस, वहां का एक महीने की सैलरी 30,000 है ना, तो 30,000 का 7.5% 2,150। जो न्यू प्लेस है, न्यू हाउस है, न्यू हाउस है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 13 लाख। तो वहां पर कितना लिया जाएगा? 10%, लेकिन वो किराए का है ना, एम्प्लॉयर का किराए का है, तो पॉपुलेशन नहीं देखते हम, फिर क्या देखते हैं? 15% और रेंट विच एवर इज लेस। तो 15% ऑफ 30,000 कितना हुआ? या रेंट जो भी कम हो, इसका मतलब 2,000। अब हमारे पास एक वर्किंग आ गई कि भैया जो पुराना घर है वो 2,250 रुपए पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होता है, और जो नया वाला घर है वो 2,000 रुपए के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रीवियस ईयर में कितने महीने हो गए? ये 7 मंथ्स। तो 7 मंथ तो पुराना वाला घर ही टैक्सेबल है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, कितना हो गया? 15,750। फिर हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 3 महीना। हमने बात करी थी ना, 3 महीने तक जो भी घर सस्ता है वो टैक्सेबल होगा। तो दोनों घर में से सस्ता कौन सा घर है? तो 2,000 इंटू 3, 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, फेब एंड मार्च में दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे। तो 2 महीने के लिए पुराना 2250 इंटू 2 कितना हो गया, और नया वाला, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो घर की वैल्यूएशन आ जाएगी। कितना आ गया? 30,250। इन सबको ऐड कर दिया हमने, तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। कितनी हो गई? कितना? 5,10,250 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? टैक्स निकाल लेते हैं। 2,50,000 पर नील, और 2,50,000 से कितना हो गया ऊपर का अमाउंट? 210 टू 50 का 5%, 513 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी nil। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के केस में क्या होगा?
2 जगह आप जॉब करते हो, 3 जगह जॉब करते हो, घर एक नहीं दिया, तो कायदे से जिसने आपको घर दिया है उसी की सैलरी लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ लिखा है कि सारे के सारे एम्प्लॉयर की जितनी भी सैलरी मिल रही है सबको जोड़ो और उसके ऊपर वैल्यूएशन करो। तो मोर देन वन एम्प्लॉयर, if employee is employed with more than one employer, then which while calculating salary for the purpose of rent-free accommodation, salary received by employee from all such employers shall be taken together. सब एम्प्लॉयर की सैलरी को जोड़ लिया जाए। जैसे मिस्टर एक्स है, फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में, कंपनी ने इन्हें रेंट फ्री हाउस दिया है, अनफर्निश्ड हाउस दिया मुंबई में जो कंपनी का अपना है और इंफॉर्मेशन दे रखी है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस ऑन 1 अप्रैल ही ऑक्यूपाइड द सेम। इसमें हमारा क्वेश्चन के अंदर कोई वो वाली बात नहीं है मोर देन वन एम्प्लॉयर वाली, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन वो बात आप याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से हमें पैसा मिल रहा है ना, तो सारे के सारे एम्प्लॉयर की सैलरी को ऐड कर दिया जाए। जैसे सपोज यहाँ मान लिया लिखा हो बेसिक सैलरी, हम ये कह दें कि 5000 है पर मंथ, और एक और एम्प्लॉयर है XYZ लिमिटेड, वहां से सैलरी 1000 पर मंथ मिलती है, तो भी आंसर यही आएगा। चाहे एक एम्प्लॉयर से 6000 मिल रही है या एक से 5000 और दूसरे से 1000, तो भी सेम आंसर ही आने वाला। ठीक है ना। बेसिक सैलरी 6000 पर मंथ है, एडवांस सैलरी फॉर द अप्रैल, अगले साल का 5000 रुपये हमने एडवांस ले लिया है। हम ड्यू बेसिस पर लेते हैं, रिसीट बेसिस पे नहीं लेते हैं। डीए है 2000 पर मंथ, जिसमें से 30% रिटायरमेंट बेनिफिट है। बोनस है 1500 पर मंथ। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस ऑन 1 अप्रैल, इन्हें 1 अप्रैल को मिला है, लेकिन ये 1 नवंबर से ही उस घर में रहना शुरू कर रहे हैं, हमें इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले बेसिक, तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई 72,000, 6000 इंटू, अच्छा इसमें पूछा है कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट, हमें सैलरी की इनकम नहीं निकालनी, तो मैं क्या हेडिंग डाल देता हूं, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। बेसिक सैलरी लेनी है 6000 पर मंथ, 72,000। एडवांस सैलरी नहीं लेंगे, अगर हमसे टैक्सेबल सैलरी पूछा जाता तो मैं एडवांस सैलरी को भी ले लेता, क्योंकि सैलरी जो होती है ड्यू और रिसीट विचएवर से सैलरी बेसिस पे होती है। लेकिन रेंट फ्री हाउस के लिए हमें क्या लेना है, वैल्यूएशन करनी है। अच्छा, इन्होंने जो घर है 1 नवंबर से ही रहना शुरू करा, तो 1 नवंबर से ही टैक्सेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब सैलरी हमें कितने महीने की लेनी पड़ेगी, 5 महीने की, 30,000, 1 नवंबर टू 31 मार्च। ठीक है। और डीए, डीए स्पेशल लेते हैं, तो 2000 का 30%, 5 मंथ्स का कितना आ गया 3000। और बोनस ऑल टैक्सेबल वैल्यूज लेते, टोटल मुंबई में है तो 15% ले लेंगे, टोटल कितना आया 15%, मुंबई है तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, कितना आया 6075। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 अभी आप देखने वाले हैं, इसके अंदर अगर असेसमेंट ईयर 26, 27, 28, इसमें असेसमेंट ईयर अगर टैक्स लायबिलिटी कुछ और लिखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो असेसमेंट ईयर 24, 25 के हिसाब से ही टैक्स रेट निकाल रखा है। अगर वो शिफ्ट हो जाता है हमारे 115BAC से बाहर शिफ्ट हो जाता है और नॉर्मल टैक्स रेट निकाला जाता है, तो वही 25, 26, 27, 28 में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठे तो एक बार सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख लें। जब तक हमें सारे पॉइंट्स अच्छे से याद नहीं होंगे, जब तक हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे इस चैप्टर में। लेकिन एक बार सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर आपको अच्छे से पॉइंट याद नहीं है, बार बार आपको देखना पड़ता है, तो वीडियो को पॉज करें, पहले अच्छे से याद कर लें सबको। अगर याद नहीं हुआ है तो कम से कम हर क्वेश्चन करने से पहले सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें, पढ़ें और उसे बार बार लिख कर याद करें। मिस्टर एक्स हैं, वो एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं और उनको सैलरी मिलती है 20,000 पर मंथ। डीए मिलता है उनको 10,000 पर मंथ और 50% डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। तो इसका मतलब स्पेशल डीए हमारा कितना है, 50%। एम्प्लॉयर has paid bonus of 1,000 per month, commission 2,000 per month, children education allowance 150 rupees per month per child for 3 children, hostel allowance 500 per month for 1 child, entertainment allowance 500 per month, transport allowance 1,800 per month. Employer has paid professional tax 200 per month on behalf of the employee. तो अब तक तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। Employer has provided him club facility and has paid membership fees of 1,000 per month. Employer has provided him rent-free accommodation for which rent paid by employer is 11,000 per month. हमें इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है असेसमेंट ईयर 2021 का। चलिए करते हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको याद है सब कुछ। नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जितना लिखेंगे बार बार उतना ही आपको समझ में आएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। और सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। और कोई इनकम तो खैर इस क्वेश्चन में है ही नहीं। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो कितना हो गया 2,40,000। आप साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। डीए 10,000 पर मंथ, 50% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। मैं बार बार कहता हूँ, डीए अपने आप में फुल्ली टैक्सेबल होता है। वो कितना स्पेशल है या नहीं ये डिपेंड करता है, इससे क्या होगा आगे किसी और चीज के कंपटीशन में कितना यूज होगा ये पता चलेगा। लेकिन डीए चाहे स्पेशल है या नहीं है, पहले फुल्ली टैक्सेबल उसे कर दीजिए। बाद में अलग अलग चीजों की वैल्यूएशन के लिए डीए लेना है या नहीं, वहां के लिए है कि स्पेशल है या नहीं। तो डीए आपको फुल्ली टैक्सेबल करना है 10,000 पर मंथ, 1,20,000। डीए के बाद है एम्प्लॉयर ने उसको बोनस दिया है 1,000 पर मंथ, बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो बोनस 12,000 रुपये आ जाएगा। कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो कमीशन भी आ जाएगा 2,000 पर मंथ, 24,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए हमें बता रखा है कि इसको मिलता है तो रिसीव्ड कितना हो गया 150 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। तो मिला तो इतना 150 इंटू 12 इंटू 3 5400 लेस होता है एग्जाम जो होगा वो मैक्सिमम होगा 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन 2400। तो 3000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस जो रिसीव्ड हुआ है उसे 500 पर मंथ एक बच्चे के लिए मिला है। और ये एग्जाम कितना होता है जल्दी से बताइए कितना एग्जाम होता है। हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, $2400 का हॉस्टल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ। इसके लिए भी यही था कि पहले तो हम इसको फुली टैक्सेबल कर देंगे और बाद में अगर उसको कुछ एग्जम्पशन मिलनी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलनी है तो वो बात की बात है, पहले इसे फुली टैक्सेबल कर देंगे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ है तो 6000 हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ है। अगर ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय होता तो इसे कुछ एग्जम्पशन मिलती, लेकिन ये एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड नहीं है तो इसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर हैज़ पेड प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो जो प्रोफेशनल टैक्स दिया है उसकी डिडक्शन बाद में मिलेगी। पहले तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो पैसा दिया है वो आपकी इनकम है, फ्री फंड में पैसा मिल रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय ने दिया होता फिर हम उसको इनकम में ऐड नहीं करते, क्योंकि वो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी इनकम थोड़ी ना है। 200 पर मंथ है तो 2400 रुपीज़ हो गया। एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम क्लब फैसिलिटी और उसकी मेंबरशिप दी है 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये भी तो आपकी इनकम हो गई, क्योंकि जो क्लब है वो आपकी पर्सनल इनकम पर्सनल है। क्लब के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब फ्री है, अदरवाइज टैक्सेबल है। तो क्लब भी तो आपका पर्सनल इनकम हो गई, क्लब फैसिलिटी मिल रही है तो 12,000 रुपीज़। अब लिखा है एम्प्लॉयर ने उसको रेंट फ्री हाउस दिया है। रेंट फ्री हाउस दिया है जिसके लिए रेंट दिया एम्प्लॉयर ने 11,000 पर मंथ। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूशन होती है रेंट $1,32,000 और 15% ऑफ सैलरी जो भी कम हो। और रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी का क्या मीनिंग होता है आपको याद है या आप भूल गए हैं? तो सैलरी का मीनिंग होता है ऑल टैक्सेबल आइटम्स, बेसिक सैलरी, एक तो ये आ जाएगा और क्या आएगा स्पेशल डीए आएगा तो इसका हाफ आ जाएगा
50%, इसका 50% आएगा, बोनस आएगा, जो भी कैश में मिलता है वो सब कुछ आ जाता है। कमीशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये जो भी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे इसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये एम्प्लॉयर ने दिया है, ये फैसिलिटी ये है, मॉनेटरी पेमेंट, इसको फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट नहीं मिल रही है। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड अदर मॉनेटरी पेमेंट्स, वहाँ पर सैलरी के मीनिंग में हमने ये पढ़ा था। ये एक परक्यूजिट है कि भैया हमारा खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स हमें देना था, एम्प्लॉयर दे रहा है, जितना भी होगा, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, 1,000 रुपये पर मंथ, 2,000 पर मंथ का सेल का 5%। ये ऐसा है कि जो हमारा एक जो परक्यूजिट हम पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये वहाँ पर आएगा, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। क्लब फैसिलिटीज ऑल्सो फैसिलिटी नॉन, ये कैश बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसको, ये फैसिलिटी मिल रही है, तो हम इन सब चीज़ों को ले लेंगे। तो 2,40,000 रुपये प्लस 50% ऑफ DA इज स्पेशल, तो 60,000 रुपये, और बोनस 12,000, कमीशन 24,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000, हॉस्टल अलाउंस 2,400, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600। क्या आ गया टोटल? आप कंप्यूट करिए, आप भी इतना आलसी बनना ठीक नहीं है। इसका टोटल हमारा आ रहा है 3,69,000, इसका 15% 55,350, तो 1,32,000 या 55,350, जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में कम क्या है? इन दोनों के अंदर कम है 55,350, तो रेंट फ्री हाउस 55,350, और कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है इसको, तो हम इसकी इनकम निकाल लेते हैं। ग्रॉस सैलरी 3,69,000 प्लस 60,000 प्लस 2,400 प्लस 12,000 प्लस 55,350, 4,98,750। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स है 2,400 का। चाहे किसी ने भी दिया हो, चाहे किसी ने भी दिया हो, पेमेंट हुई है तो हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 4,46,350, इसमें से लेस करते हैं हम टैक्सेबल इनकम भी पूछा है हमसे, और ये क्योंकि और कोई इनकम नहीं है तो ग्रॉस टोटल इनकम भी यही हो गई। लेस करते हैं इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वो भी नहीं है कुछ, कोई PF वगैरह में कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर होता तो वो भी मिल जाता। तो आ गया ये टैक्सेबल इनकम
446,350, इस पर टैक्स निकालेंगे 2.5 लाख रुपए तक तो कुछ भी नहीं लगेगा। और उससे ऊपर की इनकम कितनी है? 1,96,350 और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 5%, 9818। और अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक है और टैक्स हमारा 12,500 रुपये तक है तो हमें रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो टैक्स पेबल हो जाएगा नील। मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ मैं सेक्शन लिख रहा हूँ वही सेक्शन आपको भी लिखने ज़रूरी है। जहाँ मैं सेक्शन नहीं लिख रहा वो सेक्शन लिखने ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको आप देख पा रहे होंगे मैंने डिडक्शन का सेक्शन लिखा है तो वो आपको ज़रूर लिखना है और रिबेट का सेक्शन लिखना है तो वो ज़रूर लिखना है। जो सेक्शन मैं लिख रहा हूँ वो सेक्शन आपको ज़रूर लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 अभी आप देखने वाले हैं, इसके अंदर अगर असेसमेंट ईयर 26, 27, 28, इसमें असेसमेंट ईयर अगर टैक्स लायबिलिटी कुछ और लिखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो असेसमेंट ईयर 24, 25 के हिसाब से ही टैक्स रेट निकाल रखा है। अगर वो शिफ्ट हो जाता है हमारे 115BAC से बाहर शिफ्ट हो जाता है और नॉर्मल टैक्स रेट निकाला जाता है, तो वही 25, 26, 27, 28 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर जे है जो GGC लिमिटेड में काम करते हैं और उनको बेसिक सैलरी दी जाती है 20,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, DA 5,000 पर मंथ। 100% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, इसका मतलब स्पेशल DA है। एम्प्लॉयर ने कमीशन दिया है 5% ऑन सेल्स ऑफ 1 लाख और कमीशन है 1% ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी दिया है हमें। एम्प्लॉयर ऑल्सो गिव्स हिम ए बोनस ऑफ 11,000 और टेलीफोन अलाउंस 500। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 125 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच। एम्प्लॉयर ने इन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिए हैं 18,000 के और 3,000 रुपये एम्प्लॉयर ने इसके सर्वेंट के लिए भी दिए हैं। इन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है दिल्ली में 1 अगस्त से। हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी। शुरू करें। मैं हेडिंग डालता हूँ सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। इसके बाद DA मिलता है इनको, DA है 5,000 पर मंथ, 60,000 DA फुल्ली टैक्सेबल होता है। और इन्हें कमीशन मिला है, कमीशन है 5% ऑफ 1 लाख, तो 5,000 आ जाएगा। एक कमीशन और है वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 1% ऑफ 100 lakhs, तो 1 लाख हो जाएगा।
आगे है, एम्प्लॉयर ने 11,000 रुपये का बोनस दिया है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस भी हो जाएगा 11,000। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो टेलीफोन अलाउंस 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000 रुपीज़ हो जाएगा टेलीफोन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 125 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए मिला है, 3,000। इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन 2400, तो 600 टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने इनको मेडिकल एक्सपेंसेस दिए हैं 18,000 रुपये के, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये, फिलहाल इसे टैक्सेबल कर दीजिए, ये एक परक्यूजिट है। एम्प्लॉयर ने सैलरी दिया है 3,000 पर मंथ, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक परक्यूजिट है, एक फैसिलिटी है, और 3,000 के हिसाब से 36,000 रुपीज़ हो गया। और इन्हें एक घर मिला है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन कर लेते हैं। 1 अगस्त से 31 मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 8 महीने हो गए। इसके लिए सैलरी निकालनी पड़ेगी, बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 8 1,60,000। DA 100% है, तो 5,000 इंटू 8 40,000। कमीशन ये भी कैश में मिल रहा है तो ये भी लेंगे, लेकिन ये मंथली नहीं पता, तो हम क्या करते हैं 1,05,000 इंटू 8/12 कर देते हैं, 70,000 आ गया। इसके बाद बोनस 11,000 इंटू 8/12 7,333। टेलीफोन अलाउंस 500 इंटू 8 4,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400। और टोटल कर लेते हैं इसका, अगर हम चाहते तो इसको टाइम सेव करने के लिए इसको टोटल ले लेते, और सीधा टोटल करने के बाद इसका 8/12 भी हम कर सकते थे। तो 1,60,000 40,000 70,000 और 7,333 4,400 2,81,733। और ये है दिल्ली में, दिल्ली में हम 15% लेंगे, तो 42,260। ये हमारी रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन हो गई 42,260। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, इन सब का टोटल 2,40,000 60,000 1,05,000 11,000 6,000 600 18,000 36,000 42,260 5,18,860 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। आइए, ये है 50,000 रुपये फ्लैट, तो टैक्सेबल सैलरी आ गई हमारी 4,68,860
860। ठीक है, तो अब आपको अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है वो जैसे रेंट फ्री हाउस तक ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।